आ गए हो तो चांदनी से कुछ बातें हो, तुम आ गए हो तो चांदनी से कुछ बातें हो, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। आदाब नाज़रीन, मैं कशफी शमाइल एक बार फिर आप सभी का दिली इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हिंदुस्तान के सबसे नौजवान यानी कि यंगेस्ट सितार मेस्ट्रो हैं। आइए खैर मकदम करते हैं पूर्बायन चैटर्जी का। बहुत शुक्रिया। आप हिंदुस्तान के नौजवान सितार मेस्ट्रो में आपकी गिनती होती, कैसा लगता है ये सुनकर कि एजाज़ की बात है आपके लिए, कैसा लगता है? देखिए, हमारे जनरेशन के जितने सारे कलाकार हैं, ये देखते हुए बहुत खुशी होती है, बेहद खुशी होती है कि ये एक जनरेशन पूरा आगे आ रही है और काफ़ी स्टारडम काफ़ी कलाकारों को मिल रहा है इस जनरेशन से। और शास्त्रीय संगीत का ऐसा ही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इसको आगे बढ़ाती है। और जहाँ तक मेरा ख़ुद का सवाल है, मुझे अभी एहसास धीरे धीरे होने लगता है कि मेरे कंधों पे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ेगी। जहाँ तक ये संगीत है इसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है और नई पीढ़ी के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करने का जो जिम्मेदारी है, तो उसको निभाने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। तो ये जिम्मेदारी आपको अपने पिताजी यानी अपने फादर से मिली थी, वो आपके पहले गुरु थे? जी हाँ जी। तो मेरा तालीम शुरू हुआ तकरीबन जब मैं 5 साल का था और स्विट्ज़रलैंड हम लोग साथ में गए हुए थे और वहीं पे शायद मैं मतलब शरारत कर रहा था, बदमाशी कर रहा था। तो एक सितार पड़ा हुआ था उधर, छोटा सा सितार जो मेरे पापा के एक स्टूडेंट ने ख़रीदा था अपने बेटे के लिए। तो उधर से शुरुआत हुआ, मेरा तालीम का शुरुआत हुआ। और तब तो खैर उंगली में बहुत मतलब लगता था, पेन होता था शुरू में। एक जब तक मैं 12 साल का था तब तक थोड़ा फोर्स करना पड़ता था। 12 साल के बाद थोड़ा सा मेरा पैशन आ गया कि यही करूं, म्यूज़िक ही करूं। और धीरे धीरे एहसास आने लगा कि इसमें कुछ, पर मैं आपको बताऊं ये प्रोफेशन होगा ऐसा कभी नहीं सोचते थे, हो पाएगा ऐसा कभी नहीं सोचते थे। क्योंकि सिर्फ एंगेज करने के लिए उस वक्त दिया गया था, आप बहुत नॉटी थे। जी, वो एंगेज करने के लिए दिया गया था, तो वो तो 5 साल का किस्सा है। बट उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 15, 16 साल, 17 साल का था, स्टूडेंट था स्कूल कॉलेज में, तब उस टाइम पे भी सोचते थे कि म्यूज़िक कर रहे हैं सीरियसली, लेकिन कभी ये जाके प्रोफेशन बनेगा ऐसा एहसास तब तक नहीं हो पाया था। क्योंकि ये मुश्किल है एक्चुअली, एज अ प्रोफेशन टू टेक इट अप इज़ नॉट ईजी। क्योंकि बहुत सारा उतर चढ़ाव आता है, मतलब कुछ भरोसा नहीं है ये प्रोफेशन में, ऐसा है। तो अभी जब पीछे मुड़ के हम लोग कोशिश करते हैं नहीं देखने का, लेकिन कभी कभी इंसान देख लेता है। तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे ख़्याल से जो ऊपर वाले से बरकत मिला है, जो भी दुआ गुरु लोगों का जो भी दुआ मिला है, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दैट आई एम एबल टू सर्व दिस सब्जेक्ट, जो अपना हिंदुस्तान का एक पहचान है। अपना संगीत जो है वो हिंदुस्तान का एक कल्चरल, इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चरल आइडेंटिटी। और उसका थोड़ा सा सेवा मैं कर पा रहा हूँ मेरे तरफ से जितना हो सकता है। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। आपके म्यूज़िक पर आपके जो पिताजी के जो गुरु हैं निखिल बैनर्जी, उनका बहुत प्रभाव है, बहुत इम्पैक्ट है। तो निखिल बैनर्जी आपकी ज़िंदगी में कितने अहमियत रखते हैं? ये देखिए, इसका जवाब जो है वो 1-2 सेंटेंस में नहीं हो सकता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक तो मैं जब 12-13 साल का था तब मैंने एक निखिल जी का मारवा सुना, जो उन्होंने उनके गुरुजी उस्ताद अली अकबर खान साहब के जो अली अकबर कॉलेज है अमेरिका में बजाए थे, और उनके साथ तबले पे पंडित स्वपन चौधरी जी थे। तो वो सुन के तब 12 साल की उम्र में मुझे ये एहसास हुआ, और मुझे ये मतलब पता नहीं, अंदर से एक विश्वास आया कि मुझे ऐसा ही बजाना है। तो वो 12 साल उम्र की बात है। धीरे धीरे जब थोड़ा सा उम्र बढ़ता गया, जब 20 साल का हो गया, मैं 20, 22, 25 साल का हो गया, तो धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि उनका जो स्टाइल है, उनकी जो शैली है, वो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा अपनाने की, पर कुछ अपनी भी बात होनी चाहिए उसमें। कुछ जो मेरा सोच है, जो भी जितना भी मेरा सोच, तो अभी इंसान जब 20, 22, 25 साल का रहता है तो
ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता इंसान, इतना एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है ना। तो अपनी जो शैली है वो बनाने के लिए तो एक लाइफ टाइम इज़ नॉट इनफ। बट फिर भी धीरे धीरे मुझे ये एहसास आने लगा, तो धीरे धीरे मैं सोचने लगा कि क्या कर सकता हूँ। तो जैसे दूसरे सितार वादकों का सुनने लगा मैं, उस्ताद विलायत खां साहब का काफ़ी सुनता था, उस्ताद आमिर खां साहब का ख़याल, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, और फिर आगे जाके उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब का तबला, पंडित शिव कुमार जी, पंडित हरिप्रसाद जी, पंडित जसराज जी, उस्ताद अमजद अली खां साहब, सबका बहुत ध्यान से सुनने लगा मैं जी। और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपने बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। जी जी जी। और एक चीज़ भी है कि बाद में मेरे पिताजी मुझे उस्ताद अली अकबर खां साहब के पास लेके गए सीखने के लिए, और उनसे जब तालीम उस ज़माने में, तो मेरा तब तकरीबन उम्र कितना था, शायद कुछ होगा, कुछ 27, 28, 30 ऐसा कुछ था। तो वो भी एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया ठीक से, वो जो तालीम मिल तो गया, वो एक गुरु शिष्य परंपरा में प्रॉपर तालीम मिल गया, पर तालीम समझ नहीं आया कि ये क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, इसका क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे दिखने लगा है। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते सबका स्टाइल थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता है। ये खाना बनाने लायक है कि आप इंग्रेडिएंट्स डालते रहो, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो, और वो पकती रहती है अपने आप से पक के, फिर फाइनल जो प्रोडक्ट है वो निकलता है। तो फाइनल प्रोडक्ट तो खैर अभी भी बन रहा है, मैं मतलब अभी भी कोशिश में हूँ। और काफ़ी वेस्टर्न म्यूज़िक का भी मैंने, जैसे सवाल आपने किया, काफ़ी चिक कोरिया, पैट मथीनी, जॉन मैक्लॉफ्लिन, बाद में अच्छा मैं अजय चक्रवर्ती जी के पास भी सीखने के लिए गया, वोकल सीखा कुछ दिन, तो उसका भी असर पड़ा मेरे ऊपर। वेस्टर्न म्यूज़िक में मैं काफ़ी जैज़ का शौक़ रखता हूँ। बाद में जब गायत्री के साथ शादी हुआ, उसके बाद काफ़ी पॉप भी सुनने लगा, एडेल, बियॉन्से। तो ये धीरे धीरे एक कॉन्शियसनेस बनता है, म्यूज़िक इज़ अ कॉन्शियसनेस। तो धीरे धीरे एक दिल दिमाग में एक कॉन्शियसनेस आता है कि भाई क्या कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, इसका एक लाइन में जवाब नहीं आता है, ये धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आता है कि क्या कर सकते हैं। तो जारी है, कोशिश जारी है, बस और क्या बोल सकते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक को आपने बहुत उसको एक फ्यूजन फॉर्म में क्रिएट किया, तो कैसा वो आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, किसने इंस्पायर किया? देखिए, संगीत ही होता है, और इसका समझ इंसान को बाद में आता है। पहले तो इंसान सोचता है कि मैं तो क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पहले अपना आइडेंटिटी को जताता है ज़्यादा। फिर धीरे धीरे वो आइडेंटिटी जो दिखता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फाइनली मालूम पड़ता है कि म्यूज़िक ही है। तो धीरे धीरे जैसा मैं सुनता गया अलग अलग टाइप के म्यूज़िक, मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो दिल के अंदर जो बात है वो सिर्फ एक परिभाषा उसका नहीं है, उसके काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेड्स, अलग अलग फ्लेवर्स का पॉसिबिलिटी है, और उसको मैं एक्सप्लोर करूँ तभी जाके पूरा होगा मेरे दिल के अंदर जो बात है। तो अभी भी चालू है काफ़ी प्रोजेक्ट्स। मैंने शास्त्रीय सिंडिकेट करके किया पहले, वो ज़्यादातर क्लासिकल था। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग स्ट्रक करके एक प्रोजेक्ट किया जिसमें शंकर महादेवन जी ने भी गाया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उस्ताद तौफीक कुरैशी साहब ने बजाया, विक्रम घोष जी ने बजाया, राकेश चौरसिया ने बजाया, और ये सब लोग अभी इनके साथ काफ़ी काम करने का मौका मुझे मिला है और मिलता रहता है। तो सबसे कुछ ना कुछ तालीम, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती रहती है। उसके बाद मैंने क्लासिकूल करके एक प्रोजेक्ट किया जो कि मुझे लगा क्लासिकल म्यूज़िक को थोड़ा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में वही क्लासिकल कंटेंट रहे, वही जो अपना परिभाषा, उसी को थोड़ा दूसरे साउंड में क्यों ना देखा जाए। तो वो भी मैंने किया, काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स। फिर मैंने जैज़ के साथ भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, वेस्टर्न हारमोनी के साथ एक्सपेरिमेंट, और वो सब जारी है। और कोशिश ये है कि हारमोनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करें और उसके हिसाब से अपना म्यूज़िक को इंटरप्रेट करें। अब मैं आऊँगी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। गायत्री जी से आपकी शादी हुई, लव मैरिज हुई। तो गायत्री इज़ अ वेरी सक्सेसफुल गज़ल सिंगर।
तो कभी और वो उर्दू ज़बान पर उनको जी। बड़ी अब धीरे धीरे पकड़ हो रही है, वो उर्दू में बात करती हैं और आप बांग्ला में बात करते हो, कैसे वो तालमेल बैठता है आप दोनों में? जी, सबसे मज़े की बात तो ये है कि गायत्री जब मेरी ज़िंदगी में आई, जो कि एक 4 साल होने वाला है अभी, तब से मुझे गज़ल का मुझे भी बहुत शौक़ हो गया। गज़ल का शौक़ खैर मुझे पहले ही था, मैं काफ़ी मेहदी साहब, ग़ुलाम अली साहब और कंटेम्प्रेरीज़ में पंकज उधास साहब, हरिहरन साहब, इन सब का काफ़ी मैं मतलब सुनता था और काफ़ी फ़ैन था। बट अभी एक ज़्यादा मैं और गौर से सुनता हूँ। और ये उर्दू ज़ुबान, जहाँ तक इसकी बात है, ये तो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, क्योंकि हम फिल्मों में, किताबों में, देखिए ये बहुत रिच ज़ुबान है। ये ज़ुबान मेरे ख़्याल से ऐसी ज़ुबान है ना कि अपने आप से आप कुछ भी बोले, जो डे टू डे बातें हैं वो भी पोइट्री लगता है। ज़ुबान ही ऐसा बहुत मीठी ज़ुबान है और पोइट्री के हिसाब से ये ज़ुबान है। गायत्री इज़ नाउ लर्निंग, हालांकि उसका मदर टंग तो है मलयालम, पर वो सीख रही है उर्दू, बहुत सीरियसली सीख रही है। और घर पे बातचीत चालू रहती है तो मुझे भी थोड़ा बहुत उससे काफ़ी जानकारी मिलती रहती है। जब इससे पहले मैंने गायत्री जी के साथ प्रोग्राम किया था तो जी। उन्होंने बताया था कि वो जब उर्दू में बोलती तो आप बिल्कुल अब नहीं, बस करो, नहीं सीखना। हाँ, क्योंकि नहीं वो सुनना। क्या है, वो कभी-कभी वो सीखने के लिए, और ज़रूरी है ऐसा सीखना, ऐसा ही होता है। एक तो किताब से पढ़ती है, एक तो वो रीडिंग एंड राइटिंग, वो भी, उसमें भी कोशिश जारी है। पर कभी-कभी जब वो टॉम एंड जेरी उर्दू में देखने लगती है तो तब मैं बोलता हूँ बस करो। तब तक तो मुझे अच्छा ही लगता है। आपका दिल नहीं किया कि आप भी गज़ल ट्राई करें उनके साथ, तो कुछ एक्सचेंज जैसे नहीं, मैं कि करता हूँ ना। मैं हम लोग अभी यूएस में टूर करके आए, मैं बजाता हूँ सितार में, मेरा सब्जेक्ट तो सितार है। तो सितार का क्या है, सितार का ज़ुबान तो सिर्फ सारेगामा पाधा निसा है, बहुत सिंपल सा ज़ुबान है। उसमें पूरा जितने भी सारे इमोशन है उसी के ज़रिए एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप गज़ल सीखें और वो सितार सीखें? नहीं, ये इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट? ऐसा देखिए, अब मुझे भी गज़ल का मालूमात थोड़ा बहुत है और उसको भी सितार का मालूमात है। वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। एक दूसरे के साथ जब दो इंसान रहते हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ पास से कुछ ना कुछ तो सीख जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने हिंदुस्तान में इतनी जगह परफॉर्म किया और बाहर भी आप परफॉर्म करते हैं, तो बाहर कंट्रीज़ में सितार का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा ब्राइट है कि हमारे इंडिया में? मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिलसिला है, ये जारी है। आज इस देश में ज़्यादा इसका प्रचार होता है तो कल कहीं और होता है। तो ये डिपेंड करता है। जैसे पंडित रविशंकर जी ने काफ़ी अपने हिंदुस्तानी संगीत के लिए वेस्ट में काम किया, पूरे दुनिया में फैला दिया है। उस्ताद अली अकबर खान साहब ने, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब ने इसको एक ऐसा दर्जे पे अभी पहुंचा दिया है कि उन्होंने तो सिर्फ इंडियन म्यूज़िक को ही उधर नहीं लेके गए, वो उधर के म्यूज़िक को भी इधर लेके आ रहे हैं उस्ताद ज़ाकिर साहब। इंडिया अभी बहुत रिच जगह है। इंडिया इज़ अ वेरी कल्चरली रिच प्लेस, बिकॉज बाहर के बहुत सारे कल्चर्स इधर आ गए। और हमें अभी, हमारे लिए अभी ये ज़रूरी है कि हमारे पास कल्चरल मेल्टिंग पॉट बहुत ज़्यादा हो गया। अपने कल्चर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जो कि दे भी रही है। अभी अब आज के पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो 20 समथिंग्स, दे आर मच मोर कॉन्शियस ऑफ देयर आइडेंटिटी। मुझे ये लगता है कि उसके पहले का एक जनरेशन था जिन लोगों को काफ़ी वेस्टर्न बनना था, जिन लोगों को काफ़ी, पर अभी आज के जनरेशन में आप देखिए, लोगों को बहुत योगा में इंटरेस्ट आया है, लोगों को आयुर्वेद में वापस इंटरेस्ट आ रहा है, पीछे की तरफ लौट जी रही जी है जी। जो भी generation। इंडियन चीज़ें हैं, आप देखिए उर्दू रेख्ता जिसको बोलते हैं, उसका काफ़ी चर्चा हो रहा है सब जगह। तो रीजनल लैंग्वेज में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो लोगों को अपना जो इंडियननेस है उसके तरफ ध्यान देना है, और देने का कोशिश जो है वो जारी है। उसमें अपना संगीत भी आता है। मुझे लगता है कि अभी एक सरकारी लेवल पे भी इस पे काम अच्छे से हो, थोड़ा सा फंडिंग हो, तो हम लोग बोलते हैं कि अभी हमारा आइडेंटिटी क्या है। इंडिया बोले तो क्या बोल सकते हैं। इंडिया बोले तो योगा, आयुर्वेदा, म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत, यही है ना। तो इसको हम लोग एक गर्व से इसका प्रचार कर सकते हैं पूरी दुनिया में।
कुछ दिनों पहले आप यूएस गए थे, यूएस में भी आपने परफॉर्म किया था, कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ पे? यूएस में तो मैं अभी तकरीबन 20 साल से जा रहा हूँ और अच्छा है। यूएस में काफ़ी इंडियन म्यूज़िक का प्रचार है, काफ़ी मतलब वो एक मेन स्ट्रीम में भी ऑलमोस्ट आ गया है। और उधर का जो इंडियन कम्युनिटी है वो लोगों ने काफ़ी एक जनरेशन ने काफ़ी कोशिश किया है। बस मैं यूएस के जो इंडियन लोग हैं, एनआरआईज़ है, उनसे सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग थोड़ा सा ये समझे कि इंडिया अभी बहुत आगे बढ़ गया है। कुछ सिचुएशन, नॉट एवरी टाइम, देयर आर यंगर पीपल आर वेरी मच इन टच विद द मॉडर्न इंडिया। उनको ये मालूम है कि इंडिया कितना आगे बढ़ गया है, इंडिया में क्या क्या चीज़ हो रहा है, म्यूज़िकली भी कितना आगे बढ़ गया है। बट कुछ जो लोग हैं जो अभी 60s-70s में उधर गए हैं, वो लोग भी थोड़ा अपडेट हो जाए, क्योंकि अपना म्यूज़िक काफ़ी आगे बढ़ गया है। म्यूज़िक में अभी प्रोडक्शन क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी, जो लाइट्स, वो पूरा वो म्यूज़िक के इमेज को आगे बढ़ाता है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्शन है, किसी अच्छे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा है, उधर अच्छा साउंड सिस्टम है, अच्छे लाइट्स है, तो आप इंटरनेशनल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। वरना जो इंटरनेशनल ऑडियंस है ना, वो बोलेंगे ये घरेलू मामला नहीं है, ये अभी बहुत प्रोफेशनल मामला हो गया है। तो यही मेरा यूएस वालों से ये दरख्वास्त है। और काफ़ी लोग अभी काफ़ी प्रोफेशनल हो भी गए हैं, जो लोग एक मॉडर्न लेवल पे कर रहे हैं। अपना बॉलीवुड इतना आगे आ गया है, बॉलीवुड का प्रोग्राम तो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। और बॉलीवुड एक ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके अंदर थोड़ा सा क्लासिकल भी है, थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूज़िक भी है, थोड़ा सा अपना उर्दू शेर शायरी भी है, सब कुछ है। सो इट बिकॉज सिनेमा इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। तो वेस्ट में अभी काफ़ी फैल गया इंडियन कल्चर। फिल्म से मुझे याद आया कि आपने कुछ फिल्मों में भी सितार बजाया है। जी। बांग्ला फिल्मों में। बांग्ला, हिंदी, अपना इधर कुछ जो म्यूज़िक, हालांकि मेरा मेन सब्जेक्ट तो क्लासिकल है, पर अभी बॉम्बे में जो प्रोमिनेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स है, जैसे शंकर एहसान लॉय है या अपना सलीम सुलेमान जी है, वो लोग कभी कभी बुलाते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स में मैं बजा लेता हूँ, कभी कभी मुझे मौका मिलता है। शांतनु मोहित्रो जी है, तो ऐसे ही कई पिक्चर्स में, जैसे रॉक ऑन 2, जैसे अभी मणिकर्णिका ने में बजाया मैंने, जैसे अपना वो मराठी फिल्म है कटियार कलजत घुसली, उसमें भी शंकर महादेवन जी ने मुझे बजवाया, शंकर एहसान लॉय उन लोगों ने बजवाया। पिंक, जो शांतनु मोहित्रो का बैकग्राउंड, उसमें सारा सितार। तो ये कभी कभार जब कुछ सितार का कुछ सिचुएशन आए तब मुझे बुलाया जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ भी आपको कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का मौका मिला था। तो जब इतना सीनियर आर्टिस्ट साथ में हो तो अंदर से नर्वसनेस होती है, कैसा लगता है? एक जाकिर साहब के साथ बजाना तो कोई भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी साल पहले से मुझे मौका मिल रहा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे साथ वो बैठे या स्टेज में मुझे बैठने दे थोड़ी देर के लिए उनके पास में, उनके साथ में। ये इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और शुरू में मैं, आपने जो सवाल किया, शुरू में मैं काफ़ी नर्वस था भी एकदम। जब मैं अभी कुछ 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 नहीं 12-13 साल पहले की बात, जब पहली बार मैंने बजाया। धीरे धीरे अभी जाकिर साहब का ऐसा नेचर है ना कि वो बहुत आपको कंफर्टेबल कर देते हैं, वो आपके साथ हंसी मजाक में। हालांकि दिल में अंदर तो रिस्पेक्ट रहता है, हम लोग वो हंसी मजाक करें, हम लोग अंदर से हंसते हैं, बाहर हम लोग रिस्पेक्टफुली रहते हैं, बट धीरे धीरे कंफर्ट आ जाता है। तो अभी मेरे ख्याल से अभी बट अभी तक भी मैं आपको बताऊं, कभी भी उनके साथ जब भी मौका मिलता है। एक पिछले साल एक प्रोजेक्ट हुआ जिसका नाम दिया गया रागा शायरी, जो कैफ़ी आज़मी साहब के पोइट्री को सेलिब्रेट करने के लिए शबाना जी और जावेद साहब ने कुछ डिज़ाइन किया था। उसमें शबाना जी और जावेद साहब के अलावा स्टेज में जाकिर साहब थे, शंकर महादेवन जी थे, मैं था, दिलशाद खान सारंगी में थे और सौमिल कीबोर्ड में। तो हम लोगों ने साथ में कुछ किया। तो अभी तक अभी मतलब मैं सोचता हूँ, वो मेमोरीज आता है मेरे दिल में या दिमाग में, तो एक सोच आता है, मतलब इट्स लाइक अ सरियल फीलिंग कि अच्छा वाकई में हुआ ऐसा एक प्रोग्राम और मैं था स्टेज में इन लोगों के साथ। अब आप किसके साथ बजाना चाहेंगे? अगर मैं पूछूं कि आपका ख्वाब, कौन ऐसी शख्सियत है जिसके साथ आप स्टेज शेयर करना चाहेंगे, बजाना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हकीकत हो जाने के बाद भी ख्वाब जैसा ही रहता है। तो जाकिर साहब के साथ बजाना या शंकर
जी के साथ बजाना, या मेरा वेस्टर्न कुछ आर्टिस्ट है जिनके मैं बहुत फ़ैन हूँ। चिक कोरिया है, पियानो प्लेयर, उनके साथ मुझे कभी बजाने का शौक़ है। पैट मेथेनी के साथ मुझे मौका मिला, वो भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। जैज़, वो मल्टीपल ग्रैमी विनर है। एक स्पेसिफ़िक मैं बताऊँ तो जनरली मुझे अलग अलग जॉनरा में बजाना है, बिकॉज़ मुझे वो एक चैलेंज लगता है। और मुझे ये लगता है कि मैं हर बार किसी के साथ बजाऊँगा तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ डेटा मेरे दिमाग में कलेक्ट होता रहेगा, जिसका इस्तेमाल मैं अपना शास्त्रीय संगीत में भी कर सकता हूँ। आप गुरु भी हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आप सिखाते भी हैं जी। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आप हमारे डीडी उर्दू के नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि म्यूज़िक में और ख़ासकर सितार की अगर बात की जाए तो सितार में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं? जी देखिए, ऐसा है, कोई भी जो म्यूज़िक के स्टूडेंट है ना, या कोई भी जो म्यूज़िशियन है, कलाकार है, उनको मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि म्यूज़िक इज़ मेड इन द मोमेंट। वो जो पल है ना, वो पल का जो मैजिक है, जो ख़ासियत है, वो सिर्फ वही पल में महसूस किया जा सकता है। तो यू शुड बी कम्प्लीटली इन द मोमेंट। आप उस वक्त अगर आपका पूरा फोकस वो मोमेंट पे रहे ना, और आपने दिल से अपनी बात कही, तो अच्छा म्यूज़िक निकलेगा। वरना आपने पहले से सोच के रखा कि मैं ये बताने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, या ये करने वाला हूँ, तो फिर वो बात तो दिल की बात नहीं होगी। क्योंकि दिल जो महसूस करता है वो मोमेंट पे, उसी को प्रोसेस करके हम कुछ बोलना चाहते हैं। संगीत ये चीज़ होती है। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि संगीत ही होता है। कुछ इसको बॉक्स में डालने की कोशिश मत करो, कुछ इसको कंपार्टमेंटलाइज करने की कोशिश मत करो। अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो भी माहौल है, उसको महसूस करो और अपने दिल से बात करो। इतनी अच्छी आपने बातें बताई। मैं चलते चलते आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका बेटा भी है माशाल्लाह 10 साल का, तो क्या आप भी उसको अपनी तरह सितार मास्टर बनाना चाहेंगे? उसके लिए आपने क्या सोचा है? हम लोग कुछ सोचते हैं, ऊपर वाला कुछ और सोचता है। पर उसका इंटरेस्ट है, काफ़ी सीख रहा है, मेरे से भी सीख रहा है और मेरे पिताजी से भी सीख रहा है, और गाना भी सीख रहा है थोड़ा बहुत। उसको तबले में भी बहुत शौक़ है। क्या पता है वो सितार की जगह तबला बजाए। पर अभी तो वो 10 ही साल का है। तो मेरा पूरी कोशिश तो ये है कि उसको संस्कार दिया जाए, उसको समझाया जाए कि ये सब्जेक्ट जो है ये कितना क्रिटिकल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की ओर अगर रिस्पेक्ट आए, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा प्यार, कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आने से प्यार कम हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो प्यार हो जाना चाहिए। अगर प्यार हो गया ना, तो अपने आप से रिस्पेक्ट आ जाएगा। प्यार जताया नहीं जा सकता है, प्यार अपने आप से होना चाहिए। तो उसको हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये है, वो सुनेगा, उसको टचवुड उसको इंटरेस्ट है। और कभी कभी मुझे फ़ोन पे पूछता है कि ये राग, ये बंदिश कौन सी राग में है, वगैरह वगैरह। देखते हैं क्या होता है। वाह, क्या बात है। मतलब आप अपने बेटे का अपने फ्यूचर फिक्स कर लिया, मुस्तकबिल। मैंने नहीं किया, वो ऊपर वाला का काम है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वांश बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, और डीडी उर्दू के जो भी लिसनर्स हैं उनको भी सुनने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे यंगेस्ट सितार मास्ट्रो यानी पूर्वांश चैटर्जी से। हमें यकीन है कि आपको आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलूँगी एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।